कहाँ तक हुआ था? अच्छा दोस्तों, क्या हालचाल है? न बहुतों को देखते कुछ ज्यादा ही ठीक है। उतना ज्यादा ठीक होने से जलन होने लगती है, इसलिए ज्यादा ठीक होना नहीं चाहिए। कुछ कुछ टेंशन लेते रहनी चाहिए ताकि तैयारी अच्छी से चलती रहे, ठीक है ना? हाँ, बाकी सबका सेल्फ स्टडी चल रहा है बेहतरीन तरीके से। ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी ही आपके नौकरी को अंतिम पायदान पर ले जाएगा। अगर घर पर नहीं पढ़ते हैं तो हमारे विचार से तैयारी छोड़ ही देनी चाहिए क्या? हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग विद्युत चुंबक, जिसे अस्थायी चुंबक कहते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। एक तो प्राकृतिक चुंबक है जो Fe3O4 यानी लौ ऑक्साइड है, काले रंग का होता है। लेकिन कृत्रिम रूप से भी हम चुंबक को बना सकते हैं विद्युत धारा का इस्तेमाल करके। और कृत्रिम चुंबक कैसे बनाते हैं आप समझ ही गए हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं लोहे का ऑक्साइड काले रंग का, उस चुंबक की शक्ति नियत रहती है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो विद्युत चुंबक होते हैं उनके शक्ति को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो विद्युत चुंबक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों, आप ये जानते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के शक्ति का अनुभव होता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाई जाती है। और उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण है उसको हम समझ चुके हैं। एक चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की उपस्थिति होती है। वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर क्लोज्ड पैक्ड बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव आती है और पुनः उत्तरी ध्रुव पर आकर समाप्त हो जाती है। और जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र है वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र है और वहां वहां चुंबकीय बलों का अनुभव होगा।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां जहां निकट है वहां पर चुंबकीय शक्ति प्रबल है, और जहां दूर दूर है वहां चुंबक की शक्ति कम है। तो अगर हम किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक समतल तल को रख दे, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में एक समतल प्लेन को रख दे, तो निश्चित ही उस प्लेन से होकर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगा, है कि नहीं है? किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखा में रखे किसी समतल सतह से होकर जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उन्हें ही हम उस चुंबक का मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वो संख्या है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे समतल तल से होकर गुजर रही है। एक चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वो संख्या है जो उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखे समतल तल से या प्लेन से होकर गुजर रहा है, और इसका मात्रक होता है वेबर या टेस्ला पर मीटर की मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? बात समझ गए? मैग्नेटिक फ्लक्स समझ गए? किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में एक समतल प्लेन को रखेंगे तो उस समतल प्लेन से होकर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं गुजरेगा। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखे समतल तल से होकर जितने क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वही उस चुंबक का क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका एसआई मात्रक क्या है और अन्य मात्रक क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इसका मात्रक याद रखिए। एसआई मात्रक कौन है? ये एसआई मात्रक नहीं है। क्लियर? अब दोस्तों हम समझते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे एक और नियम दिए हुए हैं जो केमिस्ट्री में है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम। हालांकि माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने की। अब ये समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने से पहले आपको परिनालिका के बारे में समझना पड़ेगा, और परिनालिका के बारे में आप पहले से समझे हुए। परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड, परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड। परिनालिका के बारे में हम जान ही चुके हैं कि खोखले, बेलनाकार और कुचालक पदार्थ, खोखले, बेलनाकार और कुचालक पदार्थ के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ से ढका तार को लपेट देते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ से ढके तार को लपेट देते हैं, और लपेटने में हमें ये ध्यान रखना है कि तार के ऊपर तार ना चढ़े। तो इसी व्यवस्था का नाम क्या है?
इसी व्यवस्था का नाम क्या है? और इस परिनालिका का इस्तेमाल हम विद्युत चुंबक बनाने में भी किए थे कि नहीं किए थे? और इसी परिनालिका से संबंधित है विद्युत चुंबकीय प्रेरक। तो जब एक खोखले कुचालक बेलनाकार पदार्थ के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ से ढके तार को लपेट देती हैं और लपेटने में ये ध्यान रखते हैं कि तार के ऊपर तार न चढ़े, तो इस व्यवस्था का नाम क्या है? अब दोस्तों, परिनालिका के सामने एक चुंबक को अगर आप रखिएगा, परिनालिका के सामने एक चुंबक को रखिएगा और इस चुंबक को तेजी तेजी परिनालिका के अंदर बाहर करेंगे। परिनालिका का भीतर का भाग क्या है? खोखला। परिनालिका के भीतर के भाग क्या है? और अगर इस परिनालिका के खोखले भाग में किसी चुंबक को, शक्तिशाली चुंबक को अगर हम तेजी से अंदर बाहर करें, तेजी से अंदर बाहर करें, तेजी से अंदर बाहर करें, तो इस परिनालिका में उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत, इस परिनालिका के तार में उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत। परिनालिका और चुंबक के बीच के आपेक्षिक गति के कारण परिनालिका के तार में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? बात समझ गए? परिनालिका और चुंबक के आपेक्षिक गति के कारण परिनालिका के तार में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि हम परिनालिका के भीतर तेजी से चुंबक को अंदर बाहर निकालेंगे तब धारा उत्पन्न हो जाएगी। अय्या, आप चुंबक को स्थिर रख दीजिए, परिनालिका को अंदर बाहर करिए चुंबक का, तो भी वही बात हुआ। या तो आप परिनालिका को स्थिर कर दीजिए, चुंबक को अंदर बाहर कीजिए, या चुंबक को स्थिर कर दीजिए, परिनालिका को अंदर बाहर कीजिए। दोनों ही स्थितियों में परिनालिका के तार में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान परिनालिका के तार में विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। तो परिनालिका और चुंबक के बीच के आपेक्षिक गति के कारण परिनालिका के तार में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? और इसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों क्या? डायनेमो, जनरेटर। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और इस डायनेमो का जो सिद्धांत है कार्य करने का, वो सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर भी आधारित है। मोटर का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित लॉरेंज बल के सिद्धांत पर है। और डायनेमो जो है वो विद्युत चुंबकीय। इस डायनेमो का व्यापक तौर पर इस्तेमाल सभी ऑटोमोबाइल, मोटर कार और मोटरसाइकिल में किया जाता है। मोटर कार में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? डायनेमो। डायनेमो में एक परिनालिका रहता है और जब मोटरसाइकिल या कार गति करता है तो उस गति को कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है इन दोनों के बीच कि लगातार इनके बीच क्या हो? गति हो, जिससे क्या उत्पन्न हो?
और फिर उस विद्युत धारा को बैटरी में क्या कर लिया जाता है, स्टोर, और जब गाड़ी को जरूरत हो उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो डायनेमो का सिद्धांत डायनेमो का सिद्धांत क्या है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर से समझ जाइए। परिनालिका और चुंबक के बीच के आपेक्षिक गति के कारण परिनालिका के तार में उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन बनता है? या डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या है? विद्युत चुंबकीय। और यह डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हमें समझना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम हो न गया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल की दिशा को बताता है। जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और वो चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के अनुसार चालक तार पर बल लगाता है। तो वह बल किस दिशा में लगता है, उसी दिशा का ज्ञान फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगता है। और यहां पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम से पता चलता है दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किसके बारे में पता चलता है? प्रेरित धारा की दिशा के बारे में चलता है। प्रेरित धारा वह विद्युत धारा है जिसका उत्पत्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान परिनालिका के तार में उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, इसका पता किससे चलता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है कि अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियां, अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमिका, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार पकड़िए कि तीनों उंगलियां एक दूसरे पर 90 डिग्री के बीच हो। कितने के बीच हो? तब दोस्तों ये जो तर्जनी है, ठीक है, तर्जनी है यानी कि 4 फिंगर है, 4 फिंगर है, वो बताता है दोस्तों किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा? उसके बाद अंगूठा जो है ये किसकी दिशा बताता है? चालक। ये बताता है दोस्तों परिनालिका चुंबक के बीच हो रही आपेक्षिक गति की दिशा। और बच गया दोस्तों क्या? माध्यमिका यानी क्या? मिडिल फिंगर। और ये बताता है दोस्तों क्या? प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित
तो फ्लेमिंग का कहना है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे को कुछ इस प्रकार पकड़िए कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यिका को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि इन तीनों के बीच 90-90 डिग्री का एंगल बने। तब ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये परिनालिका और चुंबक के बीच हो रही आपेक्षिक गति की दिशा, तो ये मध्यमिका बताएगा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अल्लाह ने हाँ तो पढ़िए तो एक बार फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों को, दोनों दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम एक के जैसा है। पढ़िए आप, अगर पता नहीं लग रहा है तो आप पढ़िए एक बार तब हम बताते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ बाएं हाथ लगभग एक जैसा नियम है। अब देखिए, पढ़ लिया आप लोग? फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों नियम में ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अब मध्यमिका विद्युत धारा की दिशा बताता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमिका विद्युत धारा की दिशा बताता है। बस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा है तो दाएं हाथ में प्रेरित धारा, बाएं हाथ में विद्युत धारा। अब बाकी जो बच गया वो अंगूठा बताएगा। क्लियर? तो आप परीक्षा में ये पूछ दिया जाता है कभी कभी और लगभग इसमें सब फंस जाते हैं। पूछ देगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में या दाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा बताता है? चुंबकीय मध्यमिका धारा की दिशा। बस बाएं हाथ के नियम में मध्यमिका विद्युत धारा की दिशा और दाएं हाथ के नियम में प्रेरित धारा की दिशा। जो बच गया क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आइए दोस्तों अब समझते हैं एसी एंड डीसी, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। आप तो ये समझ गए थे कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के तार से प्रति सेकेंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन वह विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिवर्ती धारा और दूसरा दिष्ट धारा। इससे पीछे जब पिछले क्लास में हम आपको बताए थे
कि जब किसी चालक तार को उच्च विभव और निम्न विभव से जोड़ा जाता है, जब किसी चालक तार को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जोड़ा जाता है तो उससे होकर आवेश का गमन होने लगता है। अगर किसी तरफ उच्च विभव है और किसी तरफ निम्न विभव है और उन्हें चालक तार से, कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं तो उस चालक तार से आवेश का गमन होने लगता है। और इसी घटना को हम कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और विद्युत धारा का मान प्रति सेकेंड हो रहे आवेश के गमन के आधार पर निकाला जाता है। I बराबर Q/T। तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। हाई वोल्टेज से लो वोल्ट की ओर होता है। उच्च विभव हाई वोल्ट और निम्न विभव लो वोल्ट, और उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक ऐसी विद्युत धारा जिसमें समय के साथ विद्युत धारा के दिशा और परिमाण नियत रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जिस विद्युत धारा का मान और दिशा, विद्युत धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे ये धारा क्या है? दिष्ट धारा है। यानी दिष्ट धारा एक दिशा में बह रही है, समय के साथ उसी दिशा में बहती रहेगी और उसका परिमाण समान बना रहेगा। लेकिन कुछ विद्युत धारा क्या है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गमन करेगा, लेकिन तुरंत ही जिधर हाई पोटेंशियल है उधर क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल, और जिधर लो पोटेंशियल है उधर हाई पोटेंशियल, और विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? अब फिर तुरंत ही जिधर लो पोटेंशियल है उधर क्या बन जाएगा? हाई पोटेंशियल, और जिधर हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल, फिर विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या हो? बदलता रहे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी कि आप कह सकते जहां प्लस माइनस फिक्स है वहां जो धारा बह रही है वो क्या है? और जहां प्लस माइनस फिक्स नहीं है, समझ जाइए वहां पर कौन धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है। उदाहरण के लिए बैटरी आप खरीदते हैं, आप जानते हैं ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। क्या ऐसा होता है कि नीचे हो जाएगा कभी प्लस माइनस चला जाएगा ऊपर? नहीं। तो बैटरी से जो धारा निकलती है वो कैसी धारा होती है? लेकिन आपके घरों में जो धारा है उसमें प्लस माइनस है नहीं है। जैसे कि वही बोर्ड में, जैसे आपके कोचिंग में बोर्ड लगा हुआ है, जो ऑनलाइन होंगे उसके घरों में बोर्ड लगा हुआ है, कहीं पर प्लस माइनस का इंडिकेशन है? कहीं नहीं है। मतलब जिधर प्लस है कुछ ही समय बाद उधर क्या हो जाएगा? जिधर माइनस है उसी से कुछ समय बाद प्लस। ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। बैटरी से प्राप्त धारा दिष्ट धारा। ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ
बदलता रहे उसे प्रत्यावर्ती धारा, जैसे थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त विद्युत धारा कैसा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। दूसरे अर्थों में जिस विद्युत धारा में वोल्ट का पॉइंट फिक्स है वो क्या है? जहां वोल्ट वाला पॉइंट फिक्स नहीं है वहां क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है? कभी इस दिशा में तो फिर इस दिशा में। हमारे घरों में जो विद्युत धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा है। समय के साथ उसके दिशा में क्या हो रहा है? परिवर्तन। लेकिन आपको महसूस, क्योंकि 1 सेकेंड में वो 100 बार अपनी दिशा को बदल लेता है। 1 सेकेंड में 10 बार बदलता तो हमारा आंख उसको कैच कर लेता। लेकिन 1 सेकेंड में घरों में जो विद्युत धारा है प्रत्यावर्ती धारा, वो 1 सेकेंड में कितनी बार अपनी दिशा बदल लेता है? 100 बार। इसलिए हमारे आंखों को वो बुझाता ही। लेकिन वही कम पावर वाला जनरेटर से अगर प्रत्यावर्ती धारा निकल रहेगा तो आप देखिएगा उसका जो बल्ब जलेगा भुक 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 करते रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रत्यावर्ती धारा दिशा बदल रहा है, परिमाण बदल रहा है, और उसकी परिमाण या दिशा बदलने की जो गति है वो स्लो है। इसलिए हमारा आंख उसको क्या कर लिया है? कैच कर लिया है। क्लियर हो गया? सीधा कहिए ना, प्लस माइनस फिक्स है तो उसके बीच, जहां प्लस माइनस फिक्स नहीं है उसके बीच प्रत्यावर्ती धारा। हाई वोल्ट पॉइंट और लो वोल्ट पॉइंट फिक्स है तो कौन धारा? दिष्ट धारा। और वो पॉइंट फिक्स नहीं है तो क्लियर हो गया? अब दोस्तों समझते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। दिष्ट धारा डीसी और प्रत्यावर्ती धारा में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर है कि ये अपने परिमाण, और परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, जिसको एम्पियर में मापते हैं। इस धारा में परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता, इसमें वो तो सबसे बड़ा अंतर है। और क्या क्या अंतर है? और अंतर यह है दोस्तों कि दिष्ट धारा कम वोल्ट वाला होता है और ये अधिक वोल्ट वाला। यानी दिष्ट धारा हमेशा कम वोल्ट वाले बिंदु के बीच प्रवाहित होती है और ये धारा हमेशा हाई वोल्ट के बीच प्रवाहित होती है। बात समझे कि नहीं समझे? प्रत्यावर्ती धारा हमेशा कम वोल्ट, यानी इधर भी 1.5 वोल्ट है, इधर भी 1.5 वोल्ट है। इसमें कम से कम होगा कितना वोल्ट? कम से कम कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। अधिक जितनी कर दीजिए। तो दिष्ट धारा जो है दोस्तों वह कम विभवांतर के बीच प्रवाहित होती है और ये अधिक विभवांतर के बीच। इसलिए दिष्ट धारा खतरनाक नहीं होते और ये क्या हो जाता है? खतरनाक हो जाता है। हाई वोल्ट के कारण प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक है और लो वोल्ट के कारण दिष्ट धारा खतरनाक है। उसके बाद विद्युत चुंबक केबल, और केबल किससे बनाए जा सकते हैं? दिष्ट धारा से।
क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा से बना दीजिएगा विद्युत चुंबक तो पता चलेगा उत्तरी ध्रुव तुरंत दक्षिणी ध्रुव हो गया है, तुरंत उत्तरी ध्रुव हो गया, ध्रुव बदलते रहेगा। क्योंकि विद्युत चुंबक में अगर विद्युत धारा का दिशा बदला तो चुंबक का ध्रुव भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ऐसा हुआ तो चुंबक कोई काम सही तरह से नहीं करेगा। तो विद्युत चुंबक बनाने में केवल और केवल किस धारा का इस्तेमाल होगा? क्या विद्युत चुंबक प्रत्यावर्ती धारा से बना सकते हैं? नहीं। बैटरी को चार्ज करने में केवल कौन धारा? दिष्ट धारा। बैटरी जो आपका चार्ज होता है वो दिष्ट धारा से होता है। और वो जो चार्जर लगाते हैं, चार्जर का काम है एसी को डीसी में बदलना और फिर उस डीसी से बैटरी चार्ज होता है। एसी से बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है, बैटरी चार्ज केवल दिष्ट धारा से। अगला अंतर है कि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इसके वोल्ट को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर दिष्ट धारा के वोल्ट को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। दिष्ट धारा को आप लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्ट को बढ़ाकर लंबी दूरी तक इसको भेज सकते हैं, जबकि इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होने से इसके वोल्ट को बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसे लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। उसके बाद दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती में बदला जा सकता है और प्रत्यावर्ती को दिष्ट में। दोनों धारा को एक दूसरे में बदला जा सकता है। अगर दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है तो इसके लिए इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और प्रत्यावर्ती को दिष्ट में के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर दिष्ट धारा को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रत्यावर्ती में तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? इन्वर्टर। घरों में इन्वर्टर का उपयोग होता है ना, उसका काम है बैटरी से निकलने वाले दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना, और दूसरा रेक्टिफायर का काम है प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में बदलना। हमारे चार्जर के भीतर क्या फिट रहते हैं? रेक्टिफायर, जो हमारे घरों से प्रत्यावर्ती को लेकर कन्वर्ट कर देते किसमें? दिष्ट धारा में, तब उससे मोबाइल या बैटरी चार्ज होता है। क्लियर हो गया? और भी कई अंतर है, हमको नहीं लगता कि पढ़ने से अंतर आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार सरसरी निगाह दौड़ा दीजिए, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच क्या क्या अंतर है। प्यास बड्डी लगता है आजकल। क्लियर? समझ गए क्या? ओ विद्युत लेपन बता रहे विद्युत लेपन बता रहे हैं। एक 4 नंबर वाला देखिए क्या है 4 नंबर में। अरे विभवांतर जिसको वोल्ट में मापते हैं। 4 नंबर में कह रहा है प्राथमिक सेल या संचायक होगा, संचालक के जगह संचायक होगा। तो संचायक सेल के बारे में अभी नहीं पढ़ाए हैं तो ये दिक्कत हो सकता है।
तो सेल प्राथमिक सेल होता है जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसा सेल जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी यूज एंड थ्रो, वही लिखो फीको वाला जो होता है। हाँ, बैटरी इस्तेमाल करिए उसके बाद फेंक डालिए, मतलब वो कौन सेल है? प्राथमिक सेल है। जैसे टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं, गाड़ी में जो बैटरी लगाते हैं, रेडियो बजाते हैं कि उसमें जो बैटरी लगता है वो प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल का मतलब वो एक ही बार यूज हो सकता है, और जिसको आप बार बार चार्ज कर रहे हैं वो क्या है? द्वितीयक सेल। तो वही कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल से जो दिष्ट धारा प्राप्त होते हैं वो कम विभवांतर वाले होते हैं, कम वोल्ट वाले होते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट, परमाणु रिएक्टर से जो विद्युत हमें मिलती है वो प्रत्यावर्ती धारा वाले होते हैं, हाई वोल्ट वाले होते हैं। 9 नंबर, इसका वितरण अव्यवहारिक है, मतलब दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता ही जिसके कारण उसके वोल्ट को बढ़ाया, इसलिए दिष्ट धारा को लंबी दूरी भेजेंगे तो बीच में वो खत्म हो जाएगा। अब प्रत्यावर्ती धारा को लंबी दूरी तक इसलिए भेज पाते हैं कि पहले ट्रांसफार्मर के मदद से उस प्रत्यावर्ती धारा के वोल्ट को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। 10,000, 11,000, 22,000 तक उसके वोल्ट को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अब फिर उसको लंबी दूरी तक भेज देते हैं। रास्ता में कुछ विद्युत का क्षति होता भी है तो घरों तक 220 जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अधिष्ट धारा एक तो कम वोल्ट वाला है, ऊपर से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो लंबी दूरी भेजेंगे तो बीच में ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब निपो बैटरी से तार जोड़कर मोहल्ला तक उसे भेज सकते हैं लंबी दूरी तक, बीच में खत्म हो जाएगा बैटरी डिस्चार्ज। क्लियर? विद्युत लेपन बता रहे हैं। देखिए विद्युत लेपन अगला पॉइंट है ना, आने दीजिए इस पर। विद्युत लेपन थोड़ा सा कुछ पॉइंट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लीजिए। घरेलू विद्युत, दोस्तों सरकार के द्वारा या बिजली बोर्ड के द्वारा हमारे घरों में जो विद्युत धारा भेजी जाती है वो कैसी होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। उसका वोल्ट कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। और उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में घरेलू विद्युत अपनी दिशा 100 बार बदलता है। कितनी बार? 100 बार बदलता है। और 1 सेकेंड में घर का प्रत्यावर्ती धारा अथवा घरेलू विद्युत 100 बार अपनी दिशा बदल लेता है। इसलिए हमारी आंख इस दिशा के बदलाव को अनुभव नहीं कर पाता है। हमारे आंख का क्षमता है कि 1 सेकंड में 10 बार अधिकतम होता, तब हम उस बदलाव को अनुभव कर पाते। लेकिन 1 सेकंड में घरेलू विद्युत जो प्रत्यावर्ती धारा होता है अपनी दिशा को कितनी बार बदलता है? यानी हाई वोल्ट लो वोल्ट कितनी बार बदल जाता है 1 सेकंड में? 100 बार। और उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति 1 सेकेंड में होने वाले दोलन को आवृत्ति कहते हैं। बस आवृत्ति समझ गए ना? आवृत्ति को सरल आवर्त गति में बताए थे। जैसे कि ये पेंडुलम है। ये क्या है? पेंडुलम है। तो पेंडुलम यहां से तो इसको क्या कहेंगे? एक
और एक दोलन में 2 बार दिशा बदला है। कितनी बार? 2 बार। और 1 सेकेंड में जितनी बार दोलन होगा वही कहलाएगा आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज। अगर घरेलू विद्युत प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो मतलब वो 1 सेकेंड में कितनी बार दोलन कर रहा है? 50 बार। और 1 सेकेंड में 50 बार दोलन करने का मतलब है कि वो दिशा कितनी बार बदल रहा है? यानी एक दोलन में कितनी बार दिशा बदलता है? 2 बार दिशा बदलता है। तो हमारे घरों में सरकार के द्वारा कौन सा विद्युत धारा की आपूर्ति की जाती है? घरों में आपूर्ति होने वाले प्रत्यावर्ती धारा कितने वोल्ट पर होती है? कभी कभी देखे होंगे कि वोल्ट घट जाता है तो हम लोग जो है 220 को 440 कर देते हैं अपने मन से, या घरों में स्टेबलाइजर रखते हैं जो आपूर्ति होने वाले वोल्ट को क्या करता है? बढ़ाता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है प्रत्यावर्ती धारा उसकी आवृत्ति, और वो 1 सेकंड में कितनी बार दिशा बदला है? क्लियर हो गया? और उसके घरों में जो विद्युत वायरिंग होती है उसमें 3 कलर का तार होता है, लाल रंग का, काले रंग का, और लाल रंग का वह लाइव वायर, काले रंग का न्यूट्रल वायर और हरे रंग का अर्थ वायर। तो ये सब बात है, ये सब फैक्ट है, इसको आपको क्या करना है? याद करके रखना है। अब जितने भी पावर स्टेशन है वहां पर केवल कैसे धारा को उत्पन्न किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा का। अगर पावर स्टेशन पर हम दिष्ट धारा को उत्पन्न करेंगे तो हमारा काम चल पाएगा? मतलब सरकार का काम चल पाएगा? नहीं। तो पावर स्टेशन पर केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा को ही उत्पन्न किया जाता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में ही ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उसके वोल्ट को बढ़ाया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर फिर ट्रांसफार्मर लगाकर उसके वोल्ट को, पावर स्टेशन पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जो वोल्ट को जो है 10-10 हजार, 11-11 हजार वोल्ट तक बढ़ा देता है, और फिर जब वो घर तक पहुंचता है तो वहां पर भी सरकार एक ट्रांसफार्मर लगा देता है जो 11,000 वोल्ट को फिर गिराकर 220 पर ला देता है और घरों में फिर वो सप्लाई हो जाता है। तो पावर स्टेशन पर हम दिष्ट धारा उत्पन्न ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होगा। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? समझे? आखिर क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा ही उत्पन्न किए जाते हैं पावर स्टेशनों पर, दिष्ट धारा नहीं? क्योंकि दिष्ट धारा का वोल्ट ट्रांसफार्मर के मदद से बढ़ाया घटाया, इसलिए दिष्ट धारा को लंबी लंबी दूरी तक भेजा, और पावर स्टेशनों से विद्युत को लंबी लंबी दूरी तक भेजना पड़ता है, इसलिए वहां पर केवल प्रत्यावर्ती धारा ही उत्पन्न किए। क्लियर हो गया? अब आइए अगला टॉपिक क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। दोस्तों, अगर अम्लीय जलीय विलयन में, मान लीजिए एक जलीय विलयन है जिसमें क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या बर्तन में क्षार का जलीय विलयन है। किसका? या बर्तन में लवण का जलीय विलयन है। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है। अगर अम्ल के जलीय विलयन या क्षार के जलीय विलयन या लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, में विद्युत धारा प्रवाहित कर दे, विद्युत धारा प्रवाहित कर दे। कौन विद्युत धारा? डीसी। ये बैटरी का सिंबल है,
बड़ा वाला प्लस होता, छोटा वाला माइनस होता। बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। अगर अम्ल क्षार और लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये अम्ल अपने आयन में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अपने आयन में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अपने आयन में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और इसी घटना को कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। दोस्तों, अम्ल के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किए, क्षार के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किए, या फिर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अम्ल भी अपने आयन में टूट जाते हैं, क्षार भी अपने आयन में टूट जाते हैं और लवण भी अपने आयन में टूट जाते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ के जलीय विलयन में पदार्थ के अणुओं का आयनों में टूट जाना ही क्या है? क्लियर हो गया? ये जो आयन में टूटा है ना, चूंकि आयन एक रासायनिक पदार्थ है कि नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एक रासायनिक पदार्थ है और उसमें विद्युत धारा दी है जिससे रासायनिक पदार्थ टूट गया और इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का। किसी विद्युत उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना विद्युत धारा का। और विद्युत से किसी अम्ल, क्षार या लवण या अन्य यौगिकों का आयन में टूटना क्या है? विद्युत धारा का। अब ये जो घटना है यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव वाली, इस घटना को विद्युत अपघटन भी कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस किस पर आधारित है? विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस किस पर आधारित है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर। क्लियर हो गया? अब आइए समझते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में केवल कौन विद्युत धारा का इस्तेमाल हो सकता है? डीसी का या कम वोल्ट वाले धारा का? प्लेटिंग होता है। हिंदी में से क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। सस्ती धातु पर महंगी धातु का परत चढ़ाना ही क्या है? मान लीजिए लोहा पर सोने के परत चढ़ाइएगा तो इसको क्या कहेंगे? तो सस्ती धातु या कम मूल्यवान धातु पर महंगी धातु या अधिक मूल्यवान धातु का परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। और इस विद्युत लेपन की घटना में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव
संबंधी नियम लागू होते। यानी विद्युत लेपन भी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। विद्युत लेपन भी विद्युत धारा के रासायनिक के प्रभाव पर आधारित है। रासायनिक प्रभाव पर एनी प्रॉब्लम। लेकिन आखिर ये होता कैसे है, आइए अब उसको समझिए कि कैसे लोहा पर सोना का परत चढ़ाएंगे, अर्थात कैसे विद्युत लेपन करेंगे। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में जिस धातु पर परत चढ़ाना है, जैसे लोहा पर परत चढ़ाना है तो लोहा को क्या बना देंगे, कैथोड। जिसका परत चढ़ाना है, जिसका जैसे लोहा पर सोना का परत चढ़ाना है तो उसको क्या बना देंगे, एनोड। जिस पर परत चढ़ाना है उसे कैथोड, जिसका परत चढ़ाना है एनोड। अब फिर इसमें डाल देंगे दोस्तों क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटय। ऐसा जलीय विलयन जो विद्युत का सुचालक हो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय। अम्ल का जलीय विलयन, क्षार का जलीय विलयन और लवण का जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत अपघटय होते हैं। तो एक बर्तन लिए, बर्तन में दो इलेक्ट्रोड बनाए, एक पॉजिटिव और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की घटना है, इसमें धनात्मक ग्रिड को एनोड और ऋणात्मक ग्रिड को कैथोड कहा जाता है। और सेल में उल्टा हो जाता है, सेल या बैटरी में धनात्मक को कैथोड और ऋणात्मक को एनोड कहा जाता है। लेकिन यह धनात्मक एनोड और ऋणात्मक कैथोड। तो एक बर्तन में दो इलेक्ट्रोड बनाए, जिस धातु पर लेप चढ़ाना है उसे कैथोड और जिस धातु का लेप चढ़ाना है उसे एनोड। अब इसे दोस्तों जोड़ना पड़ेगा किससे, विद्युत धारा से। और आप जानते हैं प्लस माइनस फिक्स करना है तो कौन धारा लेंगे, डीसी लेंगे। कौन लेंगे दोस्तों, डीसी लेंगे। कौन लेंगे, डीसी लेंगे। डीसी में प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से जोड़ देंगे। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, सोना से, सोना के जो आयन है वो टूट कर कहाँ आएंगे, और सोना चूंकि धातु है तो ये कैसा आयन बनाएंगे। जैसे ही सोना, विद्युत धारा सोना में प्रवाहित हो रहा है, पहले विद्युत धारा किस में जा रहा है, तो सोना से आयन निकल कर कहाँ आ जाते हैं। चूंकि सोना धातु है तो कैसे आयन बनाते हैं, धन आयन बनाएगा तो धनात्मक है तो इसे ऋणात्मक वाला कैथोड अपने तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो धीरे धीरे सोना का आयन विद्युत धारा के प्रभाव से पहले इलेक्ट्रोलाइट पर आते हैं और फिर इलेक्ट्रोलाइट से वे कहाँ आकर्षित हो जाते हैं, कैथोड पर। और कैथोड यानी कि जिस पर धातु का लेप चढ़ाना है, धीरे 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 उसके आयन ऊपर में एक लेयर बना लेते हैं और इससे लोहा पर सोना का परत चढ़ जाता है और काम तमाम हो गया। क्लियर हुआ क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। पढ़िए तो इलेक्ट्रोलाइट का।
क्लियर? कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का नियम। विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का नियम। आप जानते ही हैं कि अम्ल, क्षार और लवण के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे अम्ल, क्षार और लवण वाले पदार्थ अपने आयन में टूट जाते हैं। इसी घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव अथवा विद्युत अपघटन कहा जाता है। और विद्युत अपघटन का विस्तार पूर्वक अध्ययन सबसे पहले माइकल फैराडे ने किया और उन्होंने विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियमों का प्रतिपादन किए। तो विद्युत अपघटन क्या है वो तो आप जानते ही है या जान ही गए। वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा था वो भी विद्युत अपघटन ही था। तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने बनाए? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की भी खोज किसने किया है? फैराडे ने। माइकल फैराडे इंग्लैंड के थे और वो प्रतिभा के बहुत धनी थे। अब ये मत बोल दीजिएगा कि तब तो वैज्ञानिक बने। प्रतिभा के बहुत धनी थे और इनके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। माइकल फैराडे के पिता या माइकल फैराडे का परिवार बहुत गरीब परिवार थे। अब फिर आप ये नहीं कह दिए कि इंग्लैंड का था तो गरीब कैसे था, क्योंकि इंग्लैंड तो विकसित देश है, गरीबी वहां है नहीं भारत वाली। तो ये बात तब की है जब इंग्लैंड आज की तरह विकसित नहीं थे। तो माइकल फैराडे इंग्लैंड के थे और बहुत गरीब परिवार से थे और उनका पिता का एक बुक बाइंडिंग की दुकान थी। बुक बाइंडिंग दुकान थी। बुक बाइंडिंग दुकान पर अपने पिता के साथ माइकल फैराडे भी जाते थे काम करने के लिए। तो काम करने के लिए जाते थे तो उनके पिता बोलते थे कि फैराडे तुम किताब पढ़ो, जिसका वो बुक बाइंडिंग उनके पास आता था उसको वो अब पढ़ने के लिए देते थे। तो धीरे धीरे उस दुकान पर ही माइकल फैराडे की पढ़ने में रुचि आ गई और वो लगातार अपने पिता के साथ जिल्द यानी बुक बाइंडिंग दुकान में जाने लगे और हर बाइंडिंग करने वाले बुक को पहले वो पढ़ते थे, तब उसका बाइंडिंग करके जिनका था उनको वो डिलीवर करते थे या दे देते थे। और एक संयोग की घटना ये देखिए कि माइकल फैराडे के पिता का जो बुक बाइंडिंग दुकान थे उसके बगल में ही एक हॉल था और एक दिन उस हॉल में, दुकान के बगल के हॉल में, तत्कालीन प्रख्यात वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? डेवी ही है। उस हॉल में डेवी भाषण देने के लिए आए तो माइकल फैराडे भी उनको सुनने के लिए चले गए। तो माइकल फैराडे ने क्या किए कि वो जो भाषण दिए उनको उन्होंने लिख लिया, फिर टाइप करा करके बाइंडिंग करके
और डेबी को पहुंचाने चले गए और संयोग से डेबी उन्हें मिल गए तो उन्होंने उन्हें सौंप दिया। डेबी अचानक से देखे कि ये क्या देने आया हो, तो कहा कि आपने भाषण दिया था इसे इसे, उसको हमने लिख लिए थे, अब उसको टाइप करके आपको बाइंडिंग करके दे रहे हैं, हमको अच्छा लगा आपका भाषण। डेबी ने जब देखा तो उन्हें भाषण, बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे डेबी उस समय के। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किसने किया? डेबी ने किया। पोटेशियम जैसे धातु का खोज किसने किया? डेबी ने किया। डेबी इतने चीज का खोज किया था कि अंतिम समय वो बोल चुके थे कि हमने कितने चीज का खोज किया, क्योंकि किसी भी खोज का वो कॉपीराइट नहीं बनाते थे। इतने बड़े महान वैज्ञानिक थे। तो डेबी ने जब उनको लिखावट को देखा, कहा कि फैराडे तुम तो बहुत टैलेंटेड लग रहे हो, इतना बेहतरीन काम करके लाए हो। तो डेबी को लगा कि लैब असिस्टेंट के रूप में फैराडे बेहतर काम कर सकता है, ये डेबी को बुझा गया। तो उन्होंने डेबी कहा कि तुम हमारे लैब प्रयोगशाला जो है उनमें असिस्टेंट के तौर पर काम करो, कम से कम हम जो बोलेंगे उसको बेहतर तरीके से लिख करके तुम रख सकते हो। उस समय कंप्यूटर का जमाना था नहीं, लिखावट का बहुत ज्यादा महत्व था। तो माइकल फैराडे तुरंत रेडी हो गए कि हाँ हम काम करेंगे, और माइकल फैराडे बन गए डेबी के प्रयोगशाला सहायक, और उसके साथ डेबी के साथ सहायक के तौर पर एक्सपेरिमेंट करते 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 अंततः एक दिन डेबी की मृत्यु हो गई, और एक दिन उसी प्रयोगशाला का माइकल फैराडे प्रधान बन गए, और इसी में उन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधी नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम का खोज किया। यह था माइकल फैराडे का हिस्ट्री। अब आइए माइकल फैराडे विद्युत अपघटन संबंधी नियम। अब विद्युत अपघटन संबंधी नियम को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि एक बर्तन में दो ग्रिड बनाए, एक पॉजिटिव ग्रिड यानी एनोड और एक नेगेटिव ग्रिड, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट दे दिए जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक का जलीय जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो सबसे पहले इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो क्लोरीन चला जाएगा किस पर? कैथोड पर, और हाइड्रोजन आ जाएगा कहाँ? यानी उल्टे हो गया जी, माइनस वाला जाएगा प्लस पर, यानी कि हाइड्रोजन आ जाएगा कैथोड पर और क्लोरीन आ जाएगा एनोड पर, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और यह घटना भी विद्युत अपघटन ही है, यह घटना भी विद्युत अपघटन ही है। तो माइकल फैराडे ने इस विद्युत अपघटन संबंधी नियम का प्रतिपादन किया, और कितने नियम है? 2 नियम। विद्युत अपघटन संबंधी कितने नियम है? पहला नियम है किसी भी ग्रिड पर मुक्त आयन की मात्रा, किसी भी ग्रिड पर या तो एनोड पर क्लोरीन जो आया है या कैथोड पर हाइड्रोजन आयन आया है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर आने वाले या मुक्त होने वाले आयन की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मुक्त आयन की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जितना अधिक विद्युत धारा देंगे उतनी ही अधिक आयन जमा होगा इलेक्ट्रोड पर। हाँ जी, समझे कि नहीं समझे? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले आयन की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जितना अधिक विद्युत धारा को गमन कराएंगे उतना ही अधिक आयन इलेक्ट्रोड पर आकर के जमा होगा। क्लियर? बात समझ गए? दूसरा नियम गलत है।
देखें, आपके नोट में शायद दूसरा नियम गलत है। दूसरा नियम में थोड़ा सुधार करिएगा। पहला नियम समझ गए ना, मुक्त आयन की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के, ये पहला नियम है। दूसरा नियम में विद्युत अपघटन संबंधी दूसरा नियम में थोड़ा सा त्रुटि है। थोड़ा सा त्रुटि क्या है? यदि विभिन्न विद्युत अपघटन में, खाली क्या छूट गया है? ये छूट गया है। यदि विभिन्न विद्युत अपघटन में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट रासायनिक तुल्यांक के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। बस एक चीज छूट गया, क्या? यदि विभिन्न विद्युत अपघटन में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। यह दूसरा नियम है। अब इस नियम को अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए दोस्तों कि एक बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है कॉपर सल्फेट, एक बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है, इलेक्ट्रोड के रूप में है जिंक क्लोराइड, एक तीसरे बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है कैल्शियम कार्बोनेट। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, तीन बर्तन में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं? अब ये जो टूटेगा दोस्तों तो कॉपर प्लस आयन बनाएगा और सल्फेट माइनस, जिंक प्लस आयन बनाएगा क्लोरीन, कैल्शियम प्लस आयन और कार्बोनेट माइनस आयन बनाएगा। धातु हमेशा धन आयन बनाएंगे, अधातु वाला या अधातु का समूह वाला ऋण आयन बनाएंगे। और धातु अगर धन आयन बनाएंगे वे हमेशा कहां जाएंगे? कैथोड पर। धातु हमेशा कहां जाएंगे? कैथोड पर। तो माइकल फैराडे का कहना है कि भिन्न भिन्न इलेक्ट्रो में अगर समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, इसमें भी मान लीजिए x एम्पियर डालें, इसमें भी x एम्पियर डालें, इसमें भी x एम्पियर डाले, यानी सब में समान विद्युत धारा डाले, तो कैथोड पर मुक्त होने वाले धातु की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती। भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित होने, भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट वाले विलयन में अगर हम एक समान विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर मुक्त होने वाले धातु की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के, और अगर रासायनिक तुल्यांक आपको पता नहीं है तो नीचे उसका परिभाषा डिफिनेशन दिया हुआ है।
परमाणु द्रव्यमान बटे वैलेंसी। क्लियर हो गया? समझ गए? तो पहला नियम है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले आयन की मात्रा विद्युत धारा के और भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान विद्युत धारा डालेंगे तो कैथोड पर मुक्त होने वाले धातु की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। किसी भी धातु का रासायनिक तुल्यांक उसके परमाणु द्रव्यमान में उसके वैलेंसी से भाग करके निकाला जाता है। अगला है दोस्तों फैराडे कांस्टेंट। फैराडे फैराडे कांस्टेंट किसी धातु का एक रासायनिक तुल्यांक कैथोड पर मुक्त कराने हेतु जितना आवेश प्रवाहित किया जाता है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? फैराडे कांस्टेंट। क्लियर? धातु कैथोड पर मुक्त होते इसमें तो कोई शक नहीं ना है। विद्युत अपघटन में धातु हमेशा धन आयन बनाते हैं और वो हमेशा कहाँ मुक्त होते हैं? कैथोड पर। तो किसी धातु का एक रासायनिक तुल्यांक अगर कैथोड पर मुक्त कराना चाहते हैं तो उसके लिए विद्युत अपघटन के प्रक्रिया में जितना आवेश का प्रवाह कराना पड़ेगा, आवेश की उस मात्रा को क्या कहते हैं? और फैराडे कांस्टेंट का मान है 96,500 कूलम। यानी कॉपर का एक रासायनिक तुल्यांक अगर कैथोड पर मुक्त कराना चाहते हैं तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कितना आवेश प्रवाहित कराना पड़ेगा? अगर फेरस सल्फेट विद्युत अपघटन के रूप में यूज किए हैं तो एक रासायनिक तुल्यांक लोहा पर पहुंचने के लिए आपको एक रासायनिक तुल्यांक लोहा का कैथोड पर पहुंचने के लिए कितना आवेश डालना पड़ेगा? यानी फैराडे कांस्टेंट का मान कितना होता है? फैराडे कांस्टेंट का मान कितना होता है? क्लियर हो गया दोस्तों? अब बच गया सेल। क्या बच गया है? सेल। अगले क्लास में सेल को पढ़ के न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? तुरंत मोबाइल निकल जाता, तुरंत। जाओ जाओ। रास्ता आज निकलने दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। प्रेम कुमार करें मोटिवेशन दीजिए, देंगे अगले क्लास में मोटिवेशन।